अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन से। हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर के शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले न्यूट्रिशन शब्द का मतलब समझ लेते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। लेकिन वहाँ पर प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जानवरों में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन मतलब होता है न्यूट्रिएंट से मिलने वाली एनर्जी। अब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं 5। एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो एनिमल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, एनिमल्स को एनर्जी पहुंचाते हैं, एनिमल्स को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो 5 होते हैं। उन 5 न्यूट्रिएंट्स के मैं नाम बताता हूँ। वो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ये पांचों न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं? जो खाना हम खाते हैं। ओके, हम जिस तरह का खाना खाएंगे हमें उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर हम फास्ट फूड खाएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और हार्मफुल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ओके, इसलिए हमारा शरीर ख़राब होता है। हमें लगता तो है कि हमारा पेट भर गया है, बट हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है प्रॉपर। ओके, प्रॉपर हमें ताकत नहीं मिलती। ठीक है, तो जो हमारे 5 न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे घर के खाने में मौजूद होते हैं, जो हम प्रॉपर एक थाली में खाना खाते हैं। दाल, सब्जियां, रोटी, चावल, घी, तो ये इतनी चीज़ें, और सैलेड। सैलेड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, सैलेड जो है वो खाने का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर फैट, प्रॉपर विटामिन्स और प्रॉपर मिनरल्स आपको देने में सक्षम होती हैं ये चीज़ें। ओके, ये आपको देती हैं। तो एनिमल्स में देखिए न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है, बट न्यूट्रिएंट सेम होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन अलग अलग होने का मतलब ये है कि जैसे मैं बात करूं इनके खाने के तरीके के बारे में, जानवरों के खाने के तरीके के बारे में, तो देखिए जो इंसान का बच्चा होता है वो अपनी माँ के दूध से अपना पोषण लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, एक गाय का बच्चा होगा वो अपनी गाय, अपनी माँ जो उसकी गाय, जो उसकी माता होगी उससे वो दूध लेगा। ओके, एक हमिंग बर्ड यानी एक चिड़िया होगी तो वो दाने खा करके अपना खाना लेगी। ओके, और उसके बच्चे होंगे तो माँ अपने बच्चों के लिए दाने लेकर आएगी या फिर खाने की चीज़ें लेकर आएगी। ठीक है, एक सांप होगा तो वो दूसरे सांप को मार करके या चूहों को मार करके पूरा का पूरा निगल जाएगा। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके खाते हैं। रोटी के टुकड़े तोड़ेंगे, चावल थोड़ा थोड़ा खा करके पहले उसको अच्छे से चबाएंगे। सांप वगैरह तो डायरेक्टली डायरेक्टली खाने को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, सॉलो कर जाते हैं। ओके, तो अलग अलग जानवरों में आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, लेकिन सब लोगों को खाने से क्या चीज़ें मिल रही हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ये 5 चीज़ें सारे एनिमल्स को मिलती हैं। ओके, तो खाना खाने के प्रोसेस को और उसको पचाने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो शायद मैं आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता हूँ। एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? खाने से हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स मिले, इसकी रिक्वायरमेंट। ओके, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से हम खाना खाते हैं, जैसे हम मुंह से चबा चबा कर खाना खाते हैं। ओके, और वो फूड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम, बात करने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, दौड़ने में, ये सारी एक्टिविटीज़ में वो जो खाना हमने खाया है, वो जो न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं, उससे मिलने वाली एनर्जी को हम इन एक्टिविटीज़ में खर्च करते हैं। बोलने में खर्च करते हैं, लिखने में, दौड़ने में। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में हम उस एनर्जी को खर्च करते हैं, जो एनर्जी हमें खाने से न्यूट्रिशन के फॉर्म में मिली है।
जो एनर्जी हमें प्रोटीन से मिली है, जो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिली है, जो एनर्जी हमें फैट से मिली है, जो एनर्जी हमें विटामिन्स और मिनरल से मिली है। देखिए एक बात मैं बता दूं, इन 5 न्यूट्रिएंट्स में से 3 न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और जो दो दो न्यूट्रिएंट हैं वो एनर्जी तो ज़्यादा नहीं देते, बट एनर्जी मिलने वाली रिएक्शंस को, एनर्जी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले उस रिएक्शन को वो प्रोसेस करते हैं। ओके, वो चलाते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, तो वो जो 3 न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। उसमें भी फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब पता चला होगा। एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स निकाल कर अपनी बॉडी में यूज़ करना। ओके, तो अब हम खाने से अलग अलग तो हमको दिखता नहीं प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, इसीलिए हमें खाने को पूरा का पूरा खाना पड़ता है। खाने में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमको बॉडी से बाहर निकल भी जाते हैं। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट हमें बॉडी से बाहर निकालने भी पड़ते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, जैसे जो खाना है, ठीक है, खाना हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती। खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है ताकि उन टुकड़ों से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनको निकाला जा सके। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिए हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक तरफ दिए हैं सिंपल सब्सटेंस जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल सब्सटेंस ये अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे खाना एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसमें एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, तो खाना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ओके, क्योंकि खाने में प्रोटीन भी होता है, खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, खाने में फैट भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो खाना एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है खाना। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही तरह की चीज़ों से मिलकर बनते हैं, जैसे दूध। ओके, दूध एक सिंपल सब्सटेंस है, वो हमें कैल्शियम देता है। ठीक है, तो ये हो गया। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो खाना हम खाते हैं, ओके, उस खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स तोड़ देते हैं। जैसे खाने से हमको मिला कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? ग्लूकोज से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को, और इस ग्लूकोज को फिर ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड के थ्रू हर सेल में, बॉडी के हर एक सेल तक इस ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है, और हर एक सेल इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी निकालता है। ग्लूकोज से एनर्जी निकालता है। जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल जब डलता है तो हमारी गाड़ी एनर्जी निकालती है और हमारी गाड़ी चलती है। ओके, जो कार है, बाइक वगैरह है, वो चलती हैं। ओके, तो उसी तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ करके उससे एनर्जी निकालने का काम करता है, और उसी एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है। जिस डाइजेशन की मैं बात कर रहा था वो इंसानों में कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इससे मेन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो डाइजेशन का मतलब होता है वो जो खाना हमने खाया है उससे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके एनर्जी में कन्वर्ट करना। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपको पता ही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, तो देखिए डाइजेशन हमारा चालू होता है हमारे माउथ में, यानी हमारे मुंह में। ओके, हमारे मुंह में जो हमारे दांत होते हैं, जैसे ही खाना हमारे मुंह के अंदर हम रखते हैं तो वैसे ही हमारे दांत उस खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं। क्यों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को
खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन छोटे छोटे टुकड़ों से शरीर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को आसानी से निकाल सके। ओके, तो जो हमारे दांत हैं वो खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, और हमारी जीभ उन छोटे छोटे टुकड़ों से सलाइवा को, यानी हमारी लार को, हमारे थूक को मिक्स करती है। जो हमारा लार होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे एसिड जैसी चीज़ें होती हैं, एसिड नहीं, एसिड जैसी चीज़ें होती हैं जो खाने से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेती हैं। ओके, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका 30% डाइजेशन माउथ में होता है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, तो चावल जब हम चबाते हैं तो उससे 30% एनर्जी हमारे माउथ में ही बन जाती है। ओके, चावल से 30% जो कार्बोहाइड्रेट उससे मिला है, तो वो 30% उससे एनर्जी हमारे माउथ में ही बन जाती है। बाकी का 70% हमारे स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह से हमको मिलती है। ओके, तो हमारे दांत क्या करते हैं, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम करते हैं फूड को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, और हमारी टंग क्या करती है, उस फूड को मिक्स करती है। देखिए, टंग की बात आई है तो टंग के मैं टेस्ट बता देता हूँ आपको कि टंग हमारी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो 4 तरह के टेस्ट को रिस्पॉन्स करती है, ये 4 तरह के टेस्ट को फील करती है हमारी टंग। ओके, हमारी टंग में छोटे छोटे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं या टेस्ट बड होते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट बड होते हैं ये सीधा दिमाग तक टेस्ट को पहुंचाते हैं, मतलब दिमाग तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं जो टेस्ट हमें देता है। जैसे मीठा है अगर कोई चीज़, तो दिमाग को ये पता चल जाएगा कि मीठा है। ये कैसे पता चलता है, टंग के अंदर जो टेस्ट बड होते हैं, टंग के ऊपर जो, हम देखिएगा ध्यान से, हमारी टंग थोड़ा खुरदुरी होती, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। ओके, तो देखिए टंग में अलग अलग टेस्ट आता है। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए टंग बनी हुई है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये टंग है। ओके, तो जो टंग का पिछला वाला हिस्सा है जो हमारे गले की तरफ रहता है, ओके, अगला हिस्सा हमारे तीत की तरफ रहता है, पिछला हिस्सा हमारे गले की तरफ रहता है। तो जो पिछला हिस्सा है, जहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे होंगे आपको, तो ये पिछले हिस्से में कड़वाहट का टेस्ट आता है। कड़वाहट, जब हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो हमें इसी हिस्से से फील होती है, यानी बिटर टेस्ट जो होता है वो हमें इधर से मिलता है। ओके, बिटर टेस्ट हमें इधर से मिलता है। ठीक है, जो पीछे वाला हिस्सा है टंग का, वहाँ से। ओके, फिर जो खट्टा टेस्ट है, जैसे हम अगर नींबू वगैरह खाते हैं, संतरा वगैरह, या कोई खट्टी चीज़ खाते हैं, इमली वगैरह, तो ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में 2 रीज़न आपको दिख रहे होंगे, एक जिसमें लाइन बनी हुई है और एक जिसमें छोटे छोटे डॉट हैं। ओके, तो ये जो छोटे छोटे डॉट वाला है, जस्ट सबसे पिछले हिस्से से थोड़ा सा पहले जो बीचों बीच बना हुआ है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ओके, ये जो बीच वाला हिस्सा है, जहाँ पर ये मैं एक छोटा सा कर्सर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस हिस्से में आपको खट्टा खट्टा टेस्ट फील होता है, सार। ओके, SOUR, सार, यानी खट्टा टेस्ट फील होता है इस हिस्से पे। मतलब आप नींबू वगैरह खाएंगे तो आपको खट्टा टेस्ट यहीं से फील होगा। ओके, फिर ये जो लाइन वाला हिस्सा है जहाँ पर अभी मैं टच कर रहा हूँ, उस खट्टे टेस्ट वाले के नीचे, ओके, ये इस हिस्से में आपको सॉल्टी टेस्ट फील होता है। ठीक है, नमकीन। ओके, इस हिस्से में आपको नमकीन टेस्ट फील होता है। और जो आगे वाला हिस्सा है टंग का, ये जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमको स्वीट टेस्ट फील होता है, मीठा टेस्ट फील होता है। ओके, तो ये टंग अलग अलग टेस्ट लेने का काम करती है। ओके, तो चलिए हम अब वापस अपने डाइजेशन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना हुआ है और इसके अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा चालू होता है वो होता है हमारी बक्कल कैविटी, यानी हमारे माउथ से। बक्कल कैविटी का मतलब होता है माउथ। देखिए, जहाँ पर हमारा माउथ है, जहाँ पर हमारे टीथ है, वहाँ पर बक्कल कैविटी लिखा होगा। तो ये जो बक्कल कैविटी है ये हमारा माउथ है। ओके, तो हमारे माउथ में होती है टीथ बहुत सारे। ओके, टोटल एक एडल्ट ह्यूमन के 32 टीथ होते हैं।
ओके। और एक ज़ुबान होती है, एक टंग होती है। ओके। तो बक्कल कैविटी में टीथ और टंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और बक्कल कैविटी में एक एंजाइम सेक्रीट होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट से माउथ में ही 30% डाइजेशन करके एनर्जी बना देता है। मतलब हमने अगर 100 ग्राम चावल खाया तो 30 ग्राम चावल को वो माउथ में ही डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी बना देगा। ओके। तो ये हमारे माउथ का या बक्कल कैविटी का सिस्टम होता है। उससे नीचे आता है खाना ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक पतली ट्यूब, एक पतली पाइप जैसी होती है जो कि खाने को धीरे धीरे मूव करके पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से, पेरिस्टालिसिस ऐसी मूवमेंट होती है जो खाने को सिर्फ नीचे भेजती है। चाहे आप उल्टा होकर खाएं, चाहे आप लेट के खाएं, खाना हमेशा नीचे स्टमक की तरफ ही जाएगा। ओके। तो ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू खाना नीचे जाता है। ओके। फिर उसके बाद वो खाना पहुंचता है स्टमक में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्टमक है आपका, ओके, ये जे शेप का ऑर्गन है। जैसे हम जे लेटर बनाते हैं, जे, उस तरह का ये स्टमक ऑर्गन है। ओके। तो स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही ताकतवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना ताकतवर कि ये हड्डियों को भी गला सकता है। अगर आप कोई हड्डी या कोई कठोर चीज़ खा लें तो उसको भी ये गला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खा लीजिए, बट मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि ये हड्डियों को भी गला सकता है। ओके। तो आपके दिमाग में आया होगा तो स्टमक जो है इतना सॉफ्ट होता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए, स्टमक के अंदर, स्टमक उस एसिड से जलता क्यों नहीं है, क्योंकि स्टमक के अंदर एक बहुत मोटी लेयर होती है म्यूकस की, एक बहुत मोटी लेयर होती है म्यूकस की। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसकी बहुत मोटी सी लेयर होती है। उस मोटी सी लेयर के कारण जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल प्रभाव से जल नहीं पाता है। ओके। फिर उस स्टमक से खाना नीचे जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो बाकी बचा खुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो खाना पूरी तरह से उससे न्यूट्रिशन निकाल लिया गया है, अब जो कचड़ा बचा है उस कचड़े को, ठीक है, जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है उस कचड़े को लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम पोर्शन से, देखिए रेक्टम कहाँ लिखा हुआ है, और एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ओके। तो जब हम फ्रेश होते हैं तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर और भी ऑर्गन्स दिए हुए हैं जैसे पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर और लीवर। इनका काम क्या होता है, देखिए, लीवर सेक्रीट करता है बाइल जूस। लीवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस। ये किसी तरह का मीठा जूस नहीं होता है जैसे आप फ्रूट जूस पीते हैं, वैसा नहीं होता है। ये जूस क्या काम करता है, ये हमारे खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट करने का काम करता है, और ज़्यादा पचाने का काम करता है, खाने से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को निकालने का काम करता है। ठीक है। ये बाइल जूस स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। लीवर बना तो देता है लेकिन स्टोर कौन करता है, गाल ब्लैडर। ठीक है। फिर गाल ब्लैडर पैनक्रियास के साथ मिलकर, मतलब बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिलकर के एक गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस खाने के साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि खाना जैसे ही स्टमक से नीचे आए वैसे ही ये जूसेस उस खाने से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अलग कर करके उससे एनर्जी बनाना चालू कर दे। ओके। फिर वो जो बचा खुचा खाना है वो जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पोर्शन होते हैं। ड्यूडेनम सबसे पहला वाला, फिर होता है बीच वाला जेजेनम जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, और इलियम जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। सीकम, कॉलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ओके। तो ये तो आपको इतना टिपिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि खाना जो है वो माउथ में आता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में दांत उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वो ईसोफेगस से वो छोटे छोटे टुकड़े नीचे जाते हैं स्टमक में। स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उस खाने को और ज़्यादा लिक्विड बना देता है, और ज़्यादा पिघला देता है, और ज़्यादा बोलस फॉर्म में बना देता है। और क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खाने में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है उसको मार देता है, इतना ताकतवर होता है ये एसिड। ओके। फिर वो खाना धीरे धीरे नीचे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, और फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा खुचा डाइजेशन है, बचा खुचा जो
पाचन क्रिया है वो चालू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इम्पॉर्टेंट वाटर वगैरह और दूसरे न्यूट्रिएंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के एनस पोर्शन से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आप लोग अपनी बुक को रीड करिएगा, बट फिर भी मैं आपको डाइजेशन प्रोसेस के मेन पॉइंट्स अभी बता देता हूँ। ओके, तो चलिए, डाइजेशन चालू होता है बकल कैविटी से, ठीक है। फिर खाना जाता है फूड पाइप या ईसोफेगस में, उसके बाद जाता है स्टमक में, थर्ड पोर्शन है स्टमक, फोर्थ पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना होते हुए कहाँ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम से होते हुए वो एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो बक्कल कैविटी से एनस तक का पार्ट है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये जो बक्कल कैविटी यानी माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स या ऑर्गन्स के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ओके, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होते हैं, लीवर आपको पता है ये देखिए यहाँ पर होता है, और पैनक्रियाज जस्ट स्टमक के नीचे होता है। तो ये जो लीवर और पैनक्रियाज है, लीवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, पैनक्रियाज सेक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों मिल करके डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं। ऐसा गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं जो खाने को पूरी तरह से पचा देता है। ओके, तो ये पूरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ या बक्कल कैविटी की बात करते हैं। तो ये मैंने माउथ में होते हैं तीत। अब तीत के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। तीत दो तरह के होते हैं, इंसानों में दो तरह के तीत होते हैं, ठीक है। दो तरह के मतलब दो सेट ऑफ तीत होते हैं। एक होते हैं दूध के दांत जो 6 से 8 साल के बीच में गिर जाते हैं। आपको 2 से 3 साल में दूध के दांत आने लग जाते हैं, 2 साल के आसपास जो बच्चा पैदा होता है तो 2 साल में दूध के दांत आने लग जाते हैं। वो दांत 6-7 साल तक रहते हैं, और 6-7 साल के बाद वो दूध के दांत गिरने लगते हैं। फिर आते हैं आपके परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपकी लाइफ टाइम तक चलेंगे। ओके, जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आप ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपके वो दांत चलेंगे। ओके, हाँ, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने वालों के दांत पहले ही ख़राब हो जाएंगे और उनको निकलवाने पड़ेंगे, वो बात अलग है। बट फिर भी जो परमानेंट टीथ होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा टीथ का एक सेट बना हुआ है नीचे वाला। ओके, क्योंकि टीथ के दो सेट होते हैं, नीचे 16 होते हैं, ऊपर 16 होते हैं, तो ये नीचे वाला सेट बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं। सबसे पीछे जिन दांतों से हम चबाते हैं, जो हमारे गाल में होते हैं, ओके, वो उन टीथ को हम बोलते हैं मोलर। ओके, मोलर के बाद आते हैं, मोलर कितने होते हैं, टोटल 6 मोलर होते हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि 6 मोलर होते हैं एक साइड, और ऊपर वाले सेट में भी 6 होंगे, तो टोटल कितने हुए, 12 मोलर हुए। देखिए 3 आपको लेफ्ट साइड दिख रहे होंगे, 3 राइट साइड दिख रहे होंगे। इसी तरह का एक तीत का पूरा सेट ऊपर होगा, क्योंकि जबड़े में ऊपर भी दांत होते हैं, नीचे भी दांत होते हैं, तो ये सिर्फ नीचे वाला सेट है। ओके, ये सिर्फ नीचे वाला सेट है, तो नीचे वाले सेट में 6 मोलर है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्री मोलर, प्री मोलर हैं 4, 6 मोलर 4 प्री मोलर। ओके, फिर ये एक सेट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो 6 मोलर एक सेट में होते हैं, 4 प्री मोलर एक सेट में होते हैं, 2 कैनाइन एक सेट में होते हैं, और 2 इंसाइज़र, 4 इंसाइज़र एक सेट में होते हैं, ठीक है। तो 4 इंसाइज़र, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर और 6 मोलर। ओके, तो अगर मैं इस जो तीत का अरेंजमेंट है उसको डबल कर दूं, क्योंकि हमारे टोटल कितने दांत होते हैं, 32, यहाँ पर कितने बने हुए हैं, 16। ओके, तो मतलब ऊपर वाले सेट को भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप लोग खुद सोचिएगा, कि 12 मोलर हो गए, 6 नीचे 6 ऊपर, 8 प्री मोलर हो गए, 12 और 8 20। ओके, 4 कैनाइन हो गए, 20 और 4 24, और 8 इंसाइज़र हो गए, 24 और 8 32, टोटल 32 दांतों का सेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये पूरा टीथ का अरेंजमेंट है, और ये दांत अलग अलग काम भी करते हैं। देखिए जो मोलर होते हैं वो चबाने का काम करते हैं, प्री मोलर थोड़ा बहुत चबाने और थोड़ा बहुत काटने का काम करते हैं, कैनाइन जो है वो मीट या दूसरी
कठोर चीज़ों को फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं, इसलिए वो नुकीले होते हैं। और इंसाइज़र काटने का काम करते हैं। ओके, जब भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो हम अपने इंसाइज़र से उसको काटते हैं पहले, सामने वाले दांतों से। ओके, तो ये पूरा आपके टीथ का सेट हो गया। ओके, अब अगर मैं डेंटल फार्मूला की बात करूं, जो आप बहुत हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मौका है ये समझने का। देखिए, अगर मैं इन 16 दांतों को, जो नीचे वाले जबड़े में हैं, इन 16 दांतों को मैं बीच से डिवाइड कर दूं, मतलब 8 टीथ के 2 सेट बना दूं, तो आप उस 8 सेट में देखेंगे कि 3 मोलर आपको मिलेंगे, 2 प्री मोलर, 1 कैनाइन और 2 इंसाइजर। तो 2 इंसाइजर से शुरुआत करते हैं, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर, मतलब 2 1 2 3। इसी तरह बगल में भी होगा अपॉन 2 1 2 3। ओके, तो 2 1 2 3 ऊपर वाले दांत और 2 1 2 3 नीचे वाले दांत, मतलब 2 1 2 3 क्या है? 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो ये पूरा डेंटल फार्मूला हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो डॉक्टर्स वगैरह पढ़ाते हैं। ओके, तो वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस का नाम लिखा है जिसका नाम है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को माउथ के अंदर लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन। ईजेशन मतलब क्या होता है? इंजेशन आई से चालू हो रहा है, ईजेशन ई से चालू होता है। ईजेशन मतलब होता है जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया है, जो खाना हमने पचा लिया, उसको बॉडी से बाहर निकालना। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना। जो हम फ्रेश होने जाते हैं तो वो खाना जो हम पचा लेते हैं उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ईजेशन। खाने को बाहर निकालने को बोलते हैं ईजेशन, और खाने को अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सलाइवा की बात की गई है। सलाइवा क्या होता है? हमारे माउथ में जो थूक होती है, हमारे माउथ में जो लार होती है, उसको बोलते हैं सलाइवा। इस सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एनर्जी बनाने का काम किया जाता है। ये जो सलाइवा है, ये ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एसिड जैसा एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ करके एनर्जी बना देता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है ये। ओके, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में। स्वीट्स एंड टूथ डिके मतलब जो ज़्यादा मीठा खाता है तो उसके दांत कैसे सड़ जाते हैं, कैसे दांत उसके ख़राब हो जाते हैं, कैसे उनको कैविटीज़ हो जाती हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कैविटीज़ को बोलते हैं टूथ डिके। तो ये टूथ डिके कैसे हो जाता है? देखिए, जब हम मीठी चीज़ें खाते हैं या जब हम खाना खाने के बाद प्रॉपर तरीके से कुल्ला नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, मुंह को साफ़ नहीं करते हैं, पानी को एक बार अच्छे से अपने मुंह के अंदर घुमाते नहीं हैं, तो क्या होता है? खाना खाने के बाद कुछ खाने के टुकड़े या मीठा खाने के बाद कुछ मीठे के टुकड़े हमारे दांत के बीचों बीच फंस जाते हैं। ठीक है, जब ये हमारे दांत के बीचों बीच फंस जाते हैं ये मीठे के टुकड़े, तो वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। वहाँ पर उस मीठे को खाने के लिए बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये धीरे धीरे उस मीठे के साथ साथ, जैसे जैसे वो मीठे को खाते जाते हैं तो ये एसिड छोड़ते जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे दांतों में मीठे को खा करके या जो खाना फंसा हुआ है उसको खा करके एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड रिलीज़ करते हैं, ये जो बैक्टीरिया एसिड रिलीज़ करते हैं, ये एसिड इतना ताकतवर होता है कि हमारे दांत की सबसे कठोर लेयर जो होती है उसको धीरे 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 करके ख़त्म करने लगता है, सड़ाने लगता है। ओके, जब ये लेयर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे दांतों के अंदर पहुंच जाता है, और जब हमारे दांतों के अंदर पहुंच जाता है तो हमें दर्द होना चालू होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टूथ डिके। ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे दांत में फंसे हुए खाने पर लगते हैं या हमारे दांत में फंसे हुए खाने को खाते हैं, वो बैक्टीरिया उस खाने को खा करके एसिड रिलीज़ करते हैं, और वो जो एसिड रिलीज़ करते हैं वो हमारे दांत की जो मजबूत लेयर है, कठोर लेयर है, उस लेयर को तोड़ करके अंदर छेद करता जाता है।
अब जब छेद हो जाता है तो बैक्टीरिया दांत के अंदर जाते जाते हैं और दांतों को पूरी तरह से खोखला करने लगते हैं। ओके, तो चॉकलेट, मिठाई और जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप लोग पीते हैं, तो वो दांतों को सड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि स्वीट या टूथ डिके क्या होता है। देखिए, दांतों को सड़न से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब भी कुछ मीठा खाएं या जब भी कुछ खाना खाएं तो एक बार अच्छे से माउथ वॉश कर लें। ओके, ब्रश नहीं करें लेकिन माउथ को वॉश कर लें एक बार अच्छे से गार्गल करके। ओके, दूसरा तरीका ये है, दिन में 2 टाइम ब्रश करें, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। तो ये 2 तरीके अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टूथ डिके जो है वो नहीं होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसी रिवीजन लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। ओके, और जो भी डाउट्स आए आप लोगों को प्लीज़ मेरे से पूछते रहिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।